अब हम पढ़ेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है, टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है इसके सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले क्रिप्टोर्चिडिज्म देखें। ठीक है, यूडिटी अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम TFS या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ हम रिपीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इसके लिए रिस्क फैक्टर बनता है। हिस्ट्री ऑफ डायग्नोसिस डिजीज़ इन द सिबलिंग, यानी कि एक बंदा है उसका दूसरे भाई को टेस्टिकुलर ट्यूमर था तो इसको भी रिस्क फैक्टर बन जाता है। पर्सनल हिस्ट्री का मतलब ये है कि देखें एक टेस्टिस में ट्यूमर है, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल ऑर्किडेक्टमी करके निकाल लिया गया तो दूसरी टेस्टिस में भी रिस्क फैक्टर हो सकता है कि दूसरी टेस्टिस में भी कैंसर हो इसके। ठीक है, यानी कि राइट टेस्टिस में है तो लेफ़्ट टेस्टिस में भी होगा। इसी तरह जो डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल इन यूट्रो एक्सपोजर की वजह से भी टेस्टिकुलर जो है ट्यूमर का ख़तरा होता है डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल से। ठीक है, रिगार्डिंग डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल एक्सपोजर देखें, क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द वेजाइना भी होता है। क्या कहते हैं डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल के एक्सपोजर की वजह से, इफ़ द पेशेंट इज़ फीमेल। ठीक है, अगर फिर टेस्टिकुलर ट्यूमर आल्सो अकर्स विथ डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है ना, तो ये तो था डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल के बारे में थोड़ा सा गपशप। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे WHO की क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर। देखिए मैं टेस्टिकुलर ट्यूमर को टेस्टिस को तो मैं TS लिखता हूँ, ट्यूमर को T लिखता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मिला के टेस्टिकुलर ट्यूमर बनता है। ठीक है, ठीक है, अब टेस्टिकुलर ट्यूमर को हम क्लासिफाई करेंगे जो WHO ने जो क्लासिफाई किया था वो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास देखें इसको कैसे याद रखेंगे, CT याद रखें पहले और ST याद रखें। ठीक है, C से सेल ट्यूमर, किसी भी जो टेस्टिस है ना तो सेल ट्यूमर, टेस्टिस है तो जर्म सेल ट्यूमर। S से क्या, S से गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर, S से स्ट्रोमल ट्यूमर। तो देखें इससे ये निमोनिक है, इससे क्या बनेगा जर्म सेल ट्यूमर, ये A हो गया। फिर ST गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर, ये B हो गया। ठीक है ना, अब तीसरा हमारे पास क्या है, मिक्स ट्यूमर, यानी कि जिनका दोनों का ओरिजिन जो CT से भी सेल ट्यूमर यानी जर्म सेल ट्यूमर से भी निकल रहा है और गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर से भी निकल रहा है, ये हमारा C हो गया। फिर 4 हमारा लिम्फॉइड या हेमाटोपोइक ओरिजिन का कैंसर ट्यूमर हो गया। ठीक है, फिर 5 क्या है हमारे पास, मिसलिनियस है। ये इन पांच जो है हेडिंग्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्म सेल ट्यूमर। तो जर्म सेल ट्यूमर जो है GCT बोलते हैं इसको। ये फिर 2 तरह का, करीब से देखें तो 2 तरह का, फिर सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा। ठीक है, सेमिनोमा है। ठीक है, सेमिनोमा जो है ये हमने इस जगह में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, करीब से देखें। ठीक है, इसी तरह जो नॉन सेमिनोमा ट्यूमर्स हैं वो कौन से हैं, उनमें है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा आता है, कोरियो कार्सिनोमा आता है, टीराटोमा आता है और क्या आता है, यॉर्क सेक ट्यूमर आता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि यॉर्क सेक ट्यूमर को एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी बोलते हैं, याद रखें, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अब इसको याद रखने का, जर्म सेल्स को याद रखने का, ओवरऑल याद रखने का निमोनिक क्या है, शक्ति होती ना, तो शक्ति आई है क्या नहीं कहते हैं, तो ठीक है ना, तो उसको सेक्टी। ठीक है, तो S से सेमिनोमा, बाकी जो है नॉन सेमिनोमा ट्यूमर्स हैं। फॉर एग्जांपल A से एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा, C से कोरियो कार्सिनोमा, T से टेराटोमा और Y से यॉर्क सेक ट्यूमर। उसके बाद हम दूसरे में चले जाते हैं। दूसरे में हम जाएंगे A से पहले। ठीक है, देखें क्या है, नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स, यानी क्या आल्सो नोन एज स्ट्रोमल जो है सेल ट्यूमर्स या फिर गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या, यानी कि दे अराइज फ्रॉम द स्ट्रोमा। ठीक है, दे अराइज फ्रॉम द स्ट्रोमा। इनमें कौन कौन से हैं, लेडिक सेल ट्यूमर, सर्टोली सेल ट्यूमर और ये G से क्या है, ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर। ठीक है, और थिकोमा फाइब्रोमा। ठीक है, थिकोमा एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग। ठीक है,
तो ये हो गए। तो करीब से देखें तो कौन कौन से हैं हमारे पास गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स कौन से हैं। हमारे पास है लेडिक सेल ट्यूमर, स्ट्रोमल सेल ट्यूमर, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, थिकोमा या फिर फाइब्रोमा। तो ये कितने हुए 1 2 3 और 4। ठीक है। फिर हमारे पास मिक्स्ड हैं कुछ, मिक्स्ड यानी कि जर्म सेल ट्यूमर भी है, स्ट्रोमल ट्यूमर ओरिजिन भी है, इनका सेल से भी ओरिजिन है, स्ट्रोमल ओरिजिन भी है, ये डुअल ओरिजिन है। इनको हम क्या कहते हैं गोनेडो, इनमें एक ही है बस, गोनेडोब्लास्टोमा बोलते हैं इनको। ठीक है ना। तो ये 3 हमने क्लियर कर लिए। चौथा क्या है, चौथा देखें लिम्फॉइड और या फिर हेमाटोपोइक ओरिजिन के टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और प्लाज्मासाइटोमा, प्लाज्मा सेल्स से जो बनते हैं। ठीक है। इसी तरह फिर मिसिलीनियस है कुछ, मिसिलीनियस में एडिनोमा, कार्सिनोमा, कार्सिनॉइड याद रखें। देखें कि टेस्टिस का भी कार्सिनॉइड होता है, सिर्फ अपेंडिक्स का नहीं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे देखें गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स को सेक्स SCT सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखें ये सेक्स SCT इज सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, TCS उल्टा पढ़ो तो TCS बनता है। तो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स को दूसरा नाम क्या देते हैं, गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। इनमें वही वाली बात है, लेडिक सेल, सर्टोली सेल, ग्रेनुलोसा, थिकोमा। अच्छा, दूसरा ये बात याद रखें कि ये सेमिनोमेटस और नॉन सेमिनोमेटस भी बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं, कौन से टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं जो कि गायनिकोमेस्टिया कराते हैं। तो याद रखें वो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जिनमें गोनेडल स्ट्रोमल कंपोनेंट होता है। ठीक है, वो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जिनमें गोनेडल स्ट्रोमल कंपोनेंट होता है वो गायनिकोमेस्टिया कराते हैं। ठीक है ना। अब गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स कौन कौन से हैं देखें, मैं आपको दोबारा इधर बताता हूँ। देखें, सबसे पहले हमने कहा था ना गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स यानी सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स, उनमें फिर हमारे पास लेडिक सेल ट्यूमर है, सर्टोली सेल ट्यूमर है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है, थिकोमा, फाइब्रोमा, मैंने कहा था ना एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग थिकोमा। ये गायनिकोमास्टिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अच्छा, इनमें से आप देखें कि दूसरे कौन से ट्यूमर्स हैं जिनमें गोनेडल स्ट्रोमल कंपोनेंट है। इसमें ये देखें, मैंने कहा था ना स्ट्रोमल कंपोनेंट, गोनेडल स्ट्रोमल मिक्स, जिनमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, जर्म सेल ट्यूमर भी और ये भी। ये है हमारा गोनेडोब्लास्टोमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोनेडोब्लास्टोमा भी गायनिकोमेस्टिया कराता है अलॉन्ग विथ गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ठीक है। ठीक है। देखिए, अब कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर कौन सा है, तो आपने सेमिनोमा, इसका आंसर मिक्स्ड, अगर मिक्स इन ऑप्शन हो, ठीक है, तो सेमिनोमा आपने कहना है। ठीक है, इसमें 90% कंपोनेंट सेमिनोमा का होता है, बाकी 10% में यॉर्कशेयर ट्यूमर और ठीक है टेराटोमा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यॉर्कशेयर ट्यूमर होता है, इसमें कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा ये होते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे दूसरा क्वेश्चन कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर, तो आपने अगेन सेमिनोमा आंसर करना है। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन प्राइमरी, याद रखें ये प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी बायलेटरल टेस्टिकुलर ट्यूमर कहें तो सेमिनोमा। अगर यहाँ से प्राइमरी हट जाए, मोस्ट कॉमन बायलेटरल टेस्टिकुलर ट्यूमर पूछे तो फिर क्या कहेंगे आप, लिम्फोमा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन और एज DEVO, एज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज DEVO 1 to 3 ईयर्स, तो आपने यॉर्कशेयर ट्यूमर कहना है। क्या कहना है, यॉर्कशेयर ट्यूमर। अगर विच टेस्टिकुलर ट्यूमर हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस तो कहें तो भी आपने यॉर्कशेयर ट्यूमर कहना है। ठीक है। इसी तरह मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन, 11 से 13 साल के उम्र के लड़कों में, तो आपने कहना है टेराटोमा, 13 याद रखना है इसमें, टेराटोमा। ठीक है। इसी तरह मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन एल्डरली पूछे तो आपने लिम्फोमा कहना है। ठीक है। और ये कौन सा लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, जिसको क्या कहते हैं हम, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, DLBL, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा बोलते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन इन एल्डरली होता है।
इसी तरह आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन सेकेंडरी टेस्टिकुलर ट्यूमर, तो वो लिम्फोमा, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, अब यहाँ से सेकेंडरी से 2 डिग्री हटा लें, सेकेंडरी हटा लें, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर तो क्या आएगा, सेमिनोमा आएगा, ठीक है, सेमिनोमा आएगा। फिर मोस्ट कॉमन बायलेटरल टेस्टिकुलर ट्यूमर भी लिम्फोमा ही है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन इधर प्राइमरी बायलेटरल आ जाए तो आंसर क्या आएगा, सेमिनोमा, ठीक है, सेमिनोमा आ जाएगा। इसी तरह मोस्ट कॉमन प्राइमरी बायलेटरल टेस्टिकुलर, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। ठीक है, एक और बात याद रखें कि टेस्टिकुलर ट्यूमर जो होता है नॉर्मली लिम्फेटिक स्प्रेड होता है उसका, ये लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लेकिन कुछ ट्यूमर्स में अर्ली हिमेटोजेनस स्प्रेड भी होता है। और याद रखें, अब जब अर्ली हिमेटोजेनस स्प्रेड जिस भी ट्यूमर में होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग भी होगी, ठीक है ना, उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग भी होगी, ठीक है। तो अर्ली पल्मोनरी मेट्स होते हैं किसमें, कोरियोकार्सिनोमा में, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा टेस्टिस का ऐसा ट्यूमर है जो हेमेटोजेनसली स्प्रेड करेगा। इसी तरह वन लाइनर्स याद रखें कि अर्ली हेमेटोजेनस स्प्रेड किस में होती है, कोरियोकार्सिनोमा में। अर्ली पल्मोनरी मेट्स कहाँ पाए जाते हैं, कोरियोकार्सिनोमा में। अब जब अर्ली पल्मोनरी मेट्स पाए जाते हैं ना, मेट्स पाए जाते हैं तो डेफिनेटली लंग अगर इन्फिल्ट्रेट कर गया तो उसका फिर वर्स प्रोग्नोसिस है। तो विच टेस्टिकुलर कार्सिनोमा हैज़ वर्स प्रोग्नोसिस, कोरियोकार्सिनोमा। विच टेस्टिकुलर ट्यूमर हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस, यॉर्क सैक ट्यूमर, याद रखें, यॉर्क सैक ट्यूमर हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस, कोरियोकार्सिनोमा हैज़ वर्स प्रोग्नोसिस बिकॉज ऑफ हेमेटोजेनस स्प्रेड टू द लंग्स। ठीक है, देखिए अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि मोस्ट कॉमन टाइप ओवरऑल इज सेमिनोमा टेस्टिकुलर कैंसर्स में, और मोस्ट कॉमन टाइप इन एल्डरली इज लिम्फोमा, ठीक है, ये कहा ना हमने, ठीक है। अब देखें जो लिम्फोमा होता है हमें पता है कि ये 2 तरह का हॉजकिन लिम्फोमा होता है। देखिए लिम्फोमा को मैं इस तरह लिखता हूँ, ठीक है ना, हॉजकिन लिम्फोमा को HL लिखता हूँ, नॉन हॉजकिन को मैं NHL नॉट लिखता हूँ, ठीक है। तो लिम्फोमा कितने किस्म का हो गया, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। अब देखें लिम्फोमा जो है, देखें नोडल, ठीक है, नोडल हो सकता है, यानी कि इट अराइजेस फ्रॉम द लिम्फ नोड्स, ठीक है। एक्स्ट्रा नोडल हो सकता है, यानी कि लिम्फ नोड के बाहर ये हो सकता है। जो अराइज करता है ना लिम्फ नोड से, वो हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो जनरली क्या होता है, नोडल जो हैं वो हॉजकिन्स होते हैं, एक्स्ट्रा नोडल वो नॉन हॉजकिन्स होते हैं। अब नॉन हॉजकिन देखें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज़ DLBL, ठीक है ना, डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था DLBL, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, ये देखें, ठीक है ना, ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अब जो DLBL है, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर जो है ट्यूमर इन एल्डरली भी DLBL है, ठीक है। मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी DLBL है, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन द एल्डरली भी क्या है, DLBL है। देखें मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन एल्डरली का है तो आपने DLBL कहना है। इसी तरह मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर लिम्फोमा बोले वो भी DLBL डेफिनेटली, ठीक है। अब देखें ये DLBL जो है ये बहुत जगहों पे, फॉर एग्जांपल आप ऊपर से शुरू करें, ब्रेन में जो प्राइमरी CNS लिम्फोमा है ना वो DLBL होता है, ऑर्बिट में, थायराइड में, ब्रेस्ट बूट्स एंड बूब्स, ब्रेस्ट में, स्टमक में, स्मॉल गट, अपेंडिक्स, कोलोन, रेक्टम, टेस्टिस, इन सब जगहों में ये DLBL नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है न सिर्फ टेस्टिस में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा है, बल्कि इन सब जगहों में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा क्या है, DLBL, ठीक है। ठीक है ना। तो याद रखें ब्रेन में प्राइमरी CNS लिम्फोमा, ऑर्बिटल लिम्फोमा, थायराइड लिम्फोमा, ब्रेस्ट लिम्फोमा, स्टमक लिम्फोमा यानी गैस्ट्रिक लिम्फोमा, इसी तरह स्मॉल गट लिम्फोमा, अपेंडिकुलर लिम्फोमा, कोलोन लिम्फोमा, रेक्टम लिम्फोमा और टेस्टिकुलर लिम्फोमा में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, DLBL है, ठीक है ना, क्या है, DLBL है।
ठीक है ना। अब देखें कि रोबिन्स, अगर आप दिखाएं ना, रोबिन्स आप देखें, उसमें गैस्ट्रिक लिम्फोमा के बारे में कहा है कि मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक लिम्फोमा इज़ माल्टोमा। तो ये जो है रॉन्गली रिटन है रोबिन में, ठीक है ना, रोबिन में ये रॉन्गली रिटन है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो गैस्ट्रिक लिम्फोमा है वो DLBL है, 52% ये DLBL होता है, और माल्टोमा फिर 35% होता है। इसमें सेकंड मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रिक में ये माल्टोमा, ठीक है। फर्स्ट कॉमन DLBL है, याद रखें। ठीक है। अब देखिए सेमिनोमा, एक हम देखते हैं, ये ट्यूमर्स पढ़ेंगे अभी आया है एक एक करके, ठीक है। देखें सेमिनोमा जो है, हमने क्या कहा था, मोस्ट कॉमन टाइप कहा था हमने सेमिनोमा टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में, और ये कब होता है, 3rd से 4th डिकेड, 30 से 40 साल की एज में ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई पेशेंट आपके पास आता है, कहाँ आता है, OPD में पेश होता है, ठीक है। वो लेके आता है कोई मास, ठीक है, मास होगा उसका, और ये प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, मास होगा कहाँ पे होगा, टेस्टिस में, और ये मास होगा पेनलेस मास होगा, जो है पेनलेस मास होगा इन रिलेशन टू द टेस्टिस, ठीक है, इन रिलेशन टू द टेस्टिस ये पेनलेस मास होगा। इसके अलावा क्या क्या वो इश्यूज़ हो सकते हैं पेशेंट को, देखें 10% ऑफ द पेशेंट, याद रखें ये डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए, ये कॉर्ड है, ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, स्क्रोटम, ठीक है, और यहाँ पे देखें ये मास है, ठीक है, ये मास है, तो पेनलेस मास इन रिलेशन टू द टेस्टिस। इसी तरह 10% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, सेकेंडरी हाइड्रोसील भी होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी हाइड्रोसील भी होता है। सेकेंडरी हाइड्रोसील हमने क्या कहा था, ट्रॉमा की वजह से, ट्यूमर की वजह से होता है, हमने हाइड्रोसील की पूरी एक वीडियो हमारी मौजूद है, ठीक है ना। अब जो सेकेंडरी हाइड्रोसील होता है वो स्मॉल होता है, लैक्स होता है, डिफ़िकल्ट टू असेस होता है ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसको आप अल्ट्रासाउंड में आप फाइंड आउट करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या सिम्टम्स पेशेंट को होंगे, 5%, ये देखें, ये याद रखें, 10% ऑफ द पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म वो नंबर्स हैं, 10% में सेकेंडरी हाइड्रोसील होगा, 5% में क्या होगा, गायनिकोमेस्टिया होगा। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वो कौन से ट्यूमर, टेस्टिकुलर ट्यूमर से जो कि गायनिकोमेस्टिया कराते हैं, वो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो कि जिनमें जो है गोनेडल स्ट्रोमल कंपोनेंट हो, ठीक है, गोनेडल स्ट्रोमल कंपोनेंट वाले ट्यूमर्स, जिनको हमने क्या कहा था, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स, ठीक है। उनमें से कौन कौन से, लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल ट्यूमर, सर्टोली सेल ट्यूमर, थीकोमा, फाइब्रोमा और ग्रेन्युलोजा सेल ट्यूमर। इनमें तो ये तो हैं ही गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स, लेकिन फिर मिक्स ट्यूमर्स भी जिनमें गोनेडल स्ट्रोमल कंपोनेंट था, उसमें क्या कहा था हमने, गोनेडोब्लास्टोमा। याद रखें ये 5, 1 2 3 4 5 गायनिकोमास्टिया कराते हैं। अगर पेशेंट्स आपके पास गायनिकोमास्टिया के साथ भी आ सकता है, याद रखें, टेस्टिकुलर ट्यूमर का पेशेंट, और वो 5% होते हैं ओवरऑल 100 में से, ठीक है। अब देखें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट आया, OPD में आया, पेनलेस मास लेके आया इन रिलेशन टू द टेस्टीज, ठीक है। तो आप नेक्स्ट बेस्ट स्टेप उसका क्या करेंगे, तो ऑप्शंस में आता है क्लिनिकल एग्ज़ाम करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, तो इसका आंसर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। आप एग्ज़ाम किए बगैर कैसे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देंगे, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हमने पहले यहाँ पे पढ़े फीचर्स के, जो टेस्टिकुलर सेमिनोमा का जो पेशेंट है वो क्या फीचर्स लेके आ सकता है, ठीक है, या टेस्टिकुलर ट्यूमर का पेशेंट क्या फीचर्स लेके आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इनलार्ज टेस्टिस मिलेगा, आपको हार्ड टेस्टिस मिलेगा, और आपको मिलेगा पैल्पेबल मास इन रिलेशन टू द टेस्टिस, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, पैल्पेबल मास इन रिलेशन टू द टेस्टिस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट आपके पास आया, OPD में आया, उसको क्या था, पेनलेस मास था इन रिलेशन टू द टेस्टिस, आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, उसमें टेस्टिस वाज इनलार्ज्ड आया था और हार्ड आया था, और नेक्स्ट फिर पूछते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है। देखें अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखें,
ओपीडी में पेशेंट आया है, पेनलेस मास है, राइट इन रिलेशन टू टेस्टिस, नेक्स्ट बेस्ट डेफिनेटली आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद कहा है कि आप इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये फाइंडिंग्स हैं, तो फिर आपका आंसर क्या बनता है, अल्ट्रासाउंड बनता है। इस बार आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, देखें क्वेश्चन में ही कर चुके हैं, तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए भेज देंगे पेशेंट को, ठीक है। अब देखें कि रूट ऑफ स्प्रेड पढ़ते हैं टेस्टिकुलर कार्सिनोमा का। देखें मोस्ट कॉमन जो रूट है वो लिम्फेटिक होता है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में, ठीक है, याद रखें लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसका। और मोस्ट कॉमन प्राइमरी जो मेट्स कहाँ जाते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाते हैं, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देखिए जो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स जो हैं ये क्या होते हैं, देखिए रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स जो हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होते हैं, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी के रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में, पोस्टीरियर टू द पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन लिम्फ नोड्स को, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स को लुम्बर लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लुम्बर लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं। इन लुम्बर लिम्फ नोड्स की फिर जो है 3 ग्रुप्स हैं इनके, एक है राइट लुम्बर लिम्फ नोड। इस राइट लुम्बर लिम्फ नोड में केवल और पेरा केवल लिम्फ नोड्स आते हैं। कौन कौन से, केवल और पेरा केवल लिम्फ नोड्स आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा है हमारा लेफ्ट लुम्बर लिम्फ नोड्स। देखिए लुम्बर लिम्फ नोड्स को हम रेट्रोपेरिटोनियल को लुम्बर लिम्फ नोड भी कहते हैं। लुम्बर लिम्फ नोड्स आर डिवाइडेड इनटू 3, एक है राइट लुम्बर लिम्फ नोड्स, एक है लेफ्ट लुम्बर लिम्फ नोड। लेफ्ट लुम्बर लिम्फ नोड्स में कौन कौन आता है, एओर्टिक लिम्फ नोड्स, पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, देखें केवल और पेरा केवल, एओर्टिक एंड पेरा एओर्टिक। तीसरा है इंटरमीडिएट लुम्बर लिम्फ नोड्स, ठीक है ना, इंटरमीडिएट लुम्बर लिम्फ नोड्स कहते हैं इनको। इंटरमीडिएट लुम्बर लिम्फ नोड्स को हम क्या कहते हैं, इंटर एओर्टिको केवल लिम्फ नोड्स, यानी कि एओर्टिको केवल लिम्फ नोड्स के बीच में, ठीक है, इनको इंटर एओर्टिको केवल लिम्फ नोड्स। ये मैंने आपको इसलिए बताया ये सारा कि रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड लुम्बर लिम्फ नोड्स। लुम्बर लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड divided into 3 groups, right lumbar lymph nodes, left lumbar lymph nodes and interlumbar lymph nodes, ठीक है, सॉरी इंटरमीडिएट lumbar lymph nodes, ठीक है। अब राइट केवल और पेरा केवल, लेफ्ट एओर्टिक, पेरा एओर्टिक और जो इंटरमीडिएट जो है वो इंटर एओर्टिको केवल लिम्फ नोड्स कहते हैं। अब एमसीक्यू में हो सकता है कि मेट्स का ऑप्शन दे के आपको रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड का ऑप्शन दे और कोई ना दे, हो सकता है कि लुम्बर लिम्फ नोड्स का ऑप्शन दे और कोई ना दे, ठीक है, हो सकता है एओर्टिक दे, पेरा एओर्टिक दे, हो सकता है ऑप्शन में केवल दे, पेरा केवल दे, हो सकता है ऑप्शन में इंटर एओर्टिको केवल लिम्फ नोड दे। तो ये सब रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स कहलाती हैं। और इन रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में हमारी क्या जाती है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर थ्रू लिम्फेटिक्स जाता है। याद रखें, इस एमसीक्यू की बेस पे ही आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखें मैंने क्या कहा, रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन रूट लिम्फेटिक है ओवरऑल, और जब लिम्फेटिक के थ्रू जाता है तो ये कहाँ जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। रेट्रोपेरिटोनियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। फिर मोस्ट कॉमन रूट इन कोरियोकार्सिनोमा क्या है, ये देखें, कोरियोकार्सिनोमा भी तो टेस्टिकुलर ट्यूमर है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा स्प्रेड के मामले में, ठीक है। ये जाता है हिमेटोजेनसली स्प्रेड कोरियोकार्सिनोमा, और जब भी कोई चीज़ हिमेटोजेनसली जाती है ना, वो जो जाती है उसकी मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक साइज कौन सी होती है, लंग तो वो ज़रूर जाएगी, और कहीं जाए या ना जाए हेमेटोजेनस वाली, ठीक है। अब देखें हमने पढ़ा था, याद है रीनल सेल कार्सिनोमा में हमने पढ़ा था
कि पल्मोनरी मेट्स जब होते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा में, इसकी भी हेमेटोजेनस स्प्रेड होती है ना, तो उसका जब हम एक्सरे कराते हैं तो उसमें क्या था, कैनन बॉल सेकेंडरीज नज़र आती हैं एक्सरे में। इसी तरह, ठीक उसी तरह रीनल सेल कार्सिनोमा की तरह हेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ द कोरियो कार्सिनोमा में भी जब लंग्स में मेट्स जाते हैं तो उसमें कैनन बॉल सेकेंडरीज आपको नज़र आएंगी, ठीक है, एक्सरे में। ठीक है, तो ये तो था स्प्रेड ऑफ द टेस्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है ना, तो ये देखें, ये कैनन बॉल सेकेंडरीज आपको नज़र आ रही हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, बहुत ही आला पिक्चर है ये देखें, कैनन बॉल यहाँ पे भी आपको करीब से देखें तो नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये सीटी में भी आपको नज़र आ रही हैं कैनन बॉल सेकेंडरीज। ठीक है, ठीक है ना, कोई भी आपको कोई एक्सरे भेजता है ना इस तरह का, एकदम आप उस इमेज को इसके ज़रिए गूगल इमेज के ज़रिए सर्च करो। ठीक है, आपको उसके नतीजे मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, देखें, जो पेशेंट आया आपके पास ओपीडी में आया, पेनलेस मास लेके आया इन रिलेशन टू द टेस्टिस। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन किया, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन में टेस्टिस वाज इनलार्ज्ड एंड हार्ड। ठीक है, टेस्टिस हार्ड था, और नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या करेंगे आप, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे, ठीक है ना, FNAC हम क्यों नहीं करेंगे, उसका बायोप्सी हम क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखें, ऐसे पेशेंट में हम FNAC क्यों नहीं करते, बायोप्सी क्यों नहीं करते। याद रखें, लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज, टेस्टिस की लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ होती है, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में, एओर्टिक, पैरा एओर्टिक। मेटास्टेसिस की बात नहीं कर रहा, ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ। जबकि स्क्रोटम की ड्रेनेज कहाँ होती है, ठीक है, इंगुइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है ना, इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज। देखें, अगर हम टेस्टिस में देखें, अगेन ये कॉर्ड है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ये कॉर्ड है, मास है। अगर आप नीडल ऐसे डालते हैं, ठीक है ना, डालते हैं बायोप्सी के लिए या FNAC के लिए, बायोप्सी के लिए या FNAC के लिए, तो क्या होगा, यहाँ से जब नीडल के साथ सेल्स आएंगे तो ये सीडिंग होगी स्क्रोटम की भी, और स्क्रोटम कहाँ जाता है, स्क्रोटम की लिम्फ ड्रेनेज इंगुइनल लिम्फ नोड्स में, तो फिर ये मेटास्टेसिस भी इंगुइनल लिम्फ नोड्स में जाएगी, और आपकी वजह से एट्रोजेनिकली इंगुइनल लिम्फ नोड्स में भी ट्यूमर सेल्स चले जाएंगे। इसीलिए हम बायोप्सी भी नहीं करते ऐसे केस में, और FNAC भी नहीं करते। ठीक है, ठीक है ना, सो बायोप्सी एंड FNAC इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन टेस्टिकुलर ट्यूमर, याद रखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भेज देंगे। ठीक है ना, अब अल्ट्रासाउंड करेंगे आप ऐसे पेशेंट का, तो आपको क्या मिलेगा, इनलार्ज टेस्टिस मिलेगा, हाइपोइकोइक मास मिलेगा इन रिलेशन टू द टेस्टिस, और आपको सेकेंडरी हाइड्रोसील मिलेगा। ठीक है ना, तो अब आप ऐसे पेशेंट को आप काउंसिल करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और उसको बताएंगे कि एनी मास इन रिलेशन टू द टेस्टिस इज़ मलिग्नेंट until proven otherwise, if it is especially it is hypoechoic on ultrasound। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, ऑर्किडेक्टमी करेंगे। कौन सी, हाई इंगुइनल ऑर्किडेक्टमी करेंगे इस केस में, हाई इंगुइनल ऑर्किडेक्टमी। ठीक है ना, अब हाई इंगुइनल ऑर्किडेक्टमी क्या हो सकती है, देखें, ये सुपरफिशियल रिंग है, ये डीप रिंग है। ठीक है, यहाँ से हमारा कॉर्ड आता है, ठीक है, नीचे आगे टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे ट्यूमर है। ठीक है, ठीक है ना, अब देखें, हाई इंगुइनल डीप रिंग के पास जाके हमने कॉर्ड को लाइगेट करके ये पूरा एरिया हमने निकाल देना, एक्सरसाइज करना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हाई इंगुइनल ऑर्किडेक्टमी कहते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है ना, अब देखिए, इस सस्पिशन पे ही, ये देखें, हाइपोइकोइक मास ऑन अल्ट्रासाउंड, इसी सस्पिशन पे हमने क्या करना है, प्लान पेशेंट का हाई इंगुइनल ऑर्किडेक्टमी। लेकिन पेशेंट कहेगा कि भाई साहब, क्या आप 100% श्योर हैं कि मेरे टेस्टिस निकाल रहे हो। डॉक्टर कहेगा नो, वी आर नॉट 100% श्योर। मैं कहूँगा यानी नो, फिर वो कहेगा कि अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो फिर आपने मेरे टेस्टिस को टच नहीं करना। ठीक है, ठीक है, अब
हमने फिर वो कहेगा कि कन्फर्मेशन कैसे होगी, तो हमने इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखें इंगोइनल इंसिजन लगाएंगे, ठीक है। हम टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर से हम टेस्टिस निकाल लेंगे। जब हम बाहर निकाल लेंगे तो उसकी फिर हम क्या करेंगे, उस पर फ्रोज़न क्लैंप लगा वो करेंगे, सॉफ्ट क्लैंप लगा देंगे, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पे। जब सॉफ्ट क्लैंप लगा देंगे और फिर मास को ना, मास से हम क्या लेंगे, फ्रोज़न बायोप्सी सेक्शन लेंगे, फ्रोज़न सेक्शन बायोप्सी लेंगे मास से। मास यहाँ है, हमने इंसिजन दिया, टेस्टिस को यहाँ से बाहर निकाला, इसको क्लैम किया, यहाँ से फ्रोज़न सेक्शन बायोप्सी ली। अब देखें फ्रोज़न सेक्शन बायोप्सी की रिपोर्ट जो होती है ना, वो 1 घंटे के अंदर आ जाती है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। अगर तो ट्यूमर एविडेंस पॉजिटिव है इस फ्रोज़न सेक्शन बायोप्सी में, तो हम इसको हाई इंगाइनल ऑर्किडेक्टमी करेंगे, HIO, ठीक है, हाई इंगाइनल ऑर्किडेक्टमी, ठीक है ना। और हाई इंगाइनल ऑर्किडेक्टमी को छेवासु मैन्योर बोलते हैं, छेवासु प्रोसीजर या छेवासु मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखें ड्यूरिंग डायग्नोसिस, पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट को ले जाके क्लिनिकल एग्ज़ाम किया, अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद पेशेंट अल्ट्रासाउंड की सस्पिशन की बेस पे आपने पेशेंट की हाई इंगोइनल ऑर्किडेक्टमी की, ठीक है। फिर आपने पेशेंट के इसरार पे आपने क्या किया, बायोप्सी, फ्रोज़न बायोप्सी ली, इंसिजन दे के बायोप्सी जब आई तो फिर आपने हाई इंगोइनल ऑर्किडेक्टमी की। अब ड्यूरिंग डायग्नोसिस ओनली वी रिमूव द ट्यूमर, हमने ट्यूमर को उठाया, नॉट ओनली ट्यूमर, हमने क्या क्या उठाया है, हमने टेस्टिस भी उठाया है, हमने ट्यूमर भी उठाया है, और हमने कॉर्ड भी काटा है, हाई इंगोइनल, ठीक है, हाई इंगोइनल यहाँ से नीचे पूरा हमने उठा लिया है सारा, ठीक है। इसमें ट्यूमर आ रहा है, टेस्टिस आ रहा है, कॉर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें किसी और फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, ये सवाल जहन में आता है। डेफिनेटली हमें और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो क्यों है, किस लिए है, देखें मोस्ट कॉमन रूट ऑफ टेस्टिकुलर स्प्रेड हमने क्या बताया था, लिम्फेटिक स्प्रेड। और मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक्स कहाँ जाते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स। तो जब रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में क्या पता उसका स्प्रेड हो गया हो, तो ये चेक करने के लिए, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड स्टेटस देखने के लिए हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है। देखिए मैंने क्या कहा था, हमने पहले भी पढ़ा था एब्डोमेन में कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर रेट्रोपेरिटोनियल पैथोलॉजीज इज कंट्रास्ट इनहांस CT। याद रखें हम उस पेशेंट की CECT भी करा लेंगे टू चेक द स्टेटस ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड स्टेटस, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें कि टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में लिम्फ नोड ग्रुप इन्वॉल्वमेंट की बड़ी ठीक है ना, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। देखें सबसे पहले अब यहाँ पे देखें, ये अगर हमारा इंफीरियर वेना केवा है, ये हमारा एओर्टा है, ठीक है। जबकि ये देखें ये कॉर्ड के साथ राइट टेस्टिस है और ये कॉर्ड के साथ लेफ़्ट टेस्टिस है। ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। देखें अब याद रखें कि ये जो लेफ्ट साइड ऑफ द टेस्टिस से फर्स्ट लैंडिंग साइड ऑफ द ट्यूमर सेल्स फ्रॉम लेफ्ट साइड जो है वो है पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। इनको क्या कहते हैं, पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। इसी तरह राइट साइड ऑफ द टेस्टिस से फर्स्ट जो लैंडिंग साइड है, प्राइमरी लैंडिंग साइड जिसको बोलते हैं फ्रॉम राइट टेस्टिस, वो क्या है, इंफीरियर वेना केवा और एओर्टा के बीच में जो लिम्फ नोड्स है इनको क्या कहते हैं, इंटर एओर्टो केवल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइड से सबसे पहले पेरा एओर्टिक में जाते हैं, राइट साइड सबसे पहले एओर्टो केवल लिम्फ नोड्स में जाते हैं, ठीक है ना। अब देखें क्रॉस ओवर मेटास्टेसिस होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। याद रखें राइट टू लेफ्ट क्रॉस ओवर मेटास्टेसिस होती है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट क्रॉस ओवर मेटास्टेसिस नहीं होती, ठीक है। यानी कि इंटर एओर्टो केवल नोड्स से कोई मेटास्टेसिस पेरा एओर्टिक नोड्स तक जा सकती है, पेरा एओर्टिक नोड से इंटर केवल में नहीं आ सकती, ठीक है। तो एक बात हो गई, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी लैंडिंग साइड फ्रॉम राइट इज इंटर एओर्टो केवल,
ये देखें, राइट इज इंटर एओर्टिक केबल, प्राइमरी लैंडिंग साइट फ्रॉम लेफ्ट इज पेरा एओर्टिक, लेफ्ट इज पेरा एओर्टिक। क्रॉस ओवर जो मेटास्टेसिस होती है राइट से लेफ्ट को, ठीक है, राइट से लेफ्ट को जाती है, लेकिन लेफ्ट से राइट को क्रॉस ओवर मेटास्टेसिस नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी यहाँ जा रहा है पेरा एओर्टिक, यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा लिम्फ नोड्स हैं इन्वॉल्वमेंट, पेरा एओर्टिक। देखें पेरा एओर्टिक मोस्ट कॉमनली कैसे हुआ, अगेन बताता हूँ, लेफ्ट से भी जाती है पेरा एओर्टिक, राइट से भी जाती है इंटर केबल में, और यहाँ से क्रॉस ओवर होके फिर ये भी पेरा एओर्टिक में जाती है। तो पेरा एओर्टिक सबसे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व लिम्फ नोड हो गए, ठीक है ना। देखिए अब क्या हुआ, अब पेशेंट आया आपके पास, आपने उसकी की हाई इंगाइनल ऑर्किडेक्टमी। हाई इंगाइनल ऑर्किडेक्टमी तो की आपने वो कॉर्ड और क्या कहते हैं उसको, टेस्टिस और ट्यूमर निकाल के फेंक दिया, ठीक है, कॉर्ड टेस्टिस ट्यूमर निकाल के फेंक दिया इंगाइनल से काट के, लेकिन लिम्फ नोड तो उधर अभी है, ठीक है। लिम्फ नोड तो रेट्रोपेरिटोनियल जो मैंने अभी लिम्फ नोड्स बताए वो तो उधर मौजूद हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए मोस्ट कॉमन जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है वो सेमिनोमा है, ठीक है ना। और आपको पता है सेमिनोमा क्या होता है, रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है, ठीक है। इफ़ इट इज़ सेमिनोमा, और डेफिनेटली फिर सेमिनोमा ही लिम्फ नोड जाएगा, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स, तो उस केस में हम रेडियोथेरेपी करेंगे। अगर नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर है तो हम रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे। याद रखें, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करेंगे। ऐसे में रेडियोथेरेपी देना बेकार है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ट्यूमर मार्कर्स की बात करें इन द टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, तो सबसे पहले देखें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है, ठीक है ना, अल्फ़ा AFP जिसको बोलते हैं अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन येट में इंक्रीज़ होता है, ठीक है। नंबर Y से यॉर्क सेक ट्यूमर, E से एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, और T से क्या है, टेराटोमा, ठीक है। यॉर्क सेक ट्यूमर, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, टेराटोमा, ठीक है ना, ठीक है ना। देखें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन हमने यहाँ भी पढ़ा था, निमोनिक था, हीमेन इज़ अल्फ़ा मेल, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर जिसको यॉर्क सेक ट्यूमर भी बोलते हैं, मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर है, एटेक्सिया, ए से एटेक्सिया टेलेंजियोक्लेसिया, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। याद रखें नॉर्मली इट इज़ मेड बाय फीटस, ठीक है, ट्रांजिएंटली एलिवेटेड इन प्रेगनेंसी, high levels are associated with neural tube defects and abdominal wall defects. Low levels are associated with डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम, इसीलिए इसको मैं लूडू बोलता हूँ। लो लेवल्स आर एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड इज P18, ठीक है। अच्छा, तो ये अल्फा फीटो प्रोटीन है। इसी तरह HCG के बारे में देखें, कोरियोकार्सिनोमा यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोड्यूस बाय सिंसिटियो ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है ना। हाइडेटिफॉर्म मोल्स में भी HCG रेस्ट होता है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, टेस्टिकुलर कैंसर, ये देखें टेस्टिकुलर कैंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और मिक्स जर्म सेल ट्यूमर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दोनों ट्यूमर मार्कर्स हैं टेस्टिकुलर कैंसर के, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, ट्यूमर ऑफ द टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन, येट YST यॉर्क सेक ट्यूमर, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा और टेराटोमा, ठीक है ना। दूसरा जो ट्यूमर मार्कर है वो है बीटा HCG। बीटा HCG देखें, बीटा HCG जो है वो कोरियोकार्सिनोमा में इंक्रीज होगा। देखिए कोरियोकार्सिनोमा में दो सेल टाइप्स होते हैं, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। याद रखें बीटा HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, नॉट साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना। याद रखें एनी सेल, एनी ट्यूमर हैविंग सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट or component of choriocarcinoma there will produce beta HCG। मैंने क्या कहा, एनी ट्यूमर जिसमें या तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हो या फिर उसमें कोरियोकार्सिनोमा का कंपोनेंट हो, वो बीटा HCG रेज करेगा, ठीक है। आप देखें बीटा HCG किन किन में रेज होगा, बीटा HCG रेज होगा बैक्स में, बैक्स निमोनिक याद रखें, बैक्स BECS, एहसान चप्पल स्टोर, ठीक है, बैक्स। E से एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, C से कोरियोकार्सिनोमा, S से सेमिनोमा, ठीक है। याद रखें सेमिनोमा में, ये जो सेमिनोमा जितने भी सेमिनोमास हैं, ऐसा नहीं है कि हर सेमिनोमा में बीटा HCG रेज होगा,
ठीक है, हर सेमिनोमा में बीटा HCG रेज नहीं होता। ओनली 10% ऑफ द सेमिनोमास होते हैं जिनमें बीटा HCG रेज होता है। वो क्यों रेज होता है? क्योंकि उसमें सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, याद रखें, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का कंपोनेंट होता है। ठीक है ना। अब जो थर्ड टाइप ऑफ ट्यूमर मार्कर्स हैं, दोज आर बेस्ड ऑन, हमने क्या किया, हमने अल्फा फीटोप्रोटीन पढ़ा, बीटा HCG पढ़ा। तीसरा जो है, दे आर बेस्ड ऑन बल्क ऑफ द डिजीज़, दे आर बेस्ड ऑन बल्क ऑफ द डिजीज़। इनमें कौन कौन है? LDH है, इसमें PLAP है, इसमें GGT है, ठीक है ना। देखें, PLAP और GGT दोनों रेज होते हैं सेमिनोमा में। ठीक है ना, PLAP और GGT दोनों रेज होते हैं सेमिनोमा में। देखें, LDH क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस है PLAP, और GGT क्या है? गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेस। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। देखें कि अगर कोई पूछे कि विच ट्यूमर मार्कर इज़ रेज्ड इन सेमिनोमा, और उसके आंसर में अल्फा फीटोप्रोटीन हो, बीटा HCG हो, PLAP हो, ठीक है, PLAP हो, तो आपने कौन सा चूज़ करना है? देखें, दोनों बीटा HCG और PLAP सेमिनोमा में रेज होते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% सेमिनोमा में, 10% ऑफ द सेमिनोमास में बीटा HCG रेज होता है। बीटा HCG सिर्फ 10% सेमिनोमास में रेज होता है। ठीक है ना, इसलिए आपने क्या आंसर चूज़ करना है? प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस। अगर तो बेस्ट चॉइस ऑप्शन है। अगर मल्टीपल सिलेक्शन है तो आपने दोनों बीटा HCG और PLAP सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों आंसर सही हैं। ठीक है ना, बीटा HCG भी सही है और प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी क्या है? सही है। और ठीक है ना। देखें, हम किसी भी ट्यूमर के केस में हम क्या करते हैं? TNM क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन टेस्टिकुलर ट्यूमर के केस में हम क्या करते हैं? TNM-S क्लासिफिकेशन। इस S का क्या मतलब है? सीरम ट्यूमर मार्कर्स। अब इसमें हम कौन से सीरम ट्यूमर मार्कर्स यूज़ करते हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और LDH यूज़ करते हैं, याद रखें। ठीक है ना। तो TNM-S क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और LDH यूज़ करते हैं। देखें, अगर तो ये CTNM है, ठीक है, तो ये क्लिनिकल स्टेज, C फॉर क्लिनिकल, C का मतलब क्लिनिकल स्टेजिंग के लिए यूज़ होती है। अगर PTNM है पैथोलॉजिक स्टेजिंग, RTNM है रिकरेंट स्टेजिंग, ठीक है। इसी तरह YTNM है तो पेशेंट हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, NACT, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, तो उनके लिए YTNM। MTNM मल्टीपल प्राइमरी ट्यूमर के लिए ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब देखिए, हमने टेस्टिकुलर ट्यूमर में क्या किया था? पेशेंट का हाई इंगोइनल ऑर्किडेक्टमी की थी, बायोप्सी ली थी कॉर्ड के साथ और टेस्टिस के साथ। हमने कहाँ भेजा? हिस्टोपैथोलॉजी लैब जब भेज दिया तो ये हमारी क्या होगी? यहाँ पे पैथोलॉजिक TNM स्टेजिंग होगी। ठीक है ना। अब पैथोलॉजिक TNM स्टेजिंग ऑफ द टेस्टिस, ये देखें 5 है, TIS 1 2 3 4 लगता 4 है लेकिन ये 5 है। पहला कार्सिनोमा इन situ है। ठीक है ना। अब पीटिस क्या है? ITGN इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया, इसको कार्सिनोमा इन situ बोलते हैं। ठीक है ना, इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया। फिर T1 क्या है? T1 ये है कि लिमिटेड टू द टेस्टिस है ट्यूमर, लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन नहीं हुई है। ठीक है। इसी तरह ट्यूनिका एल्बुजिनिया को उसने इन्वेड किया है लेकिन ट्यूनिका वेजाइनलिस तक वो नहीं पहुंचा, इसको T1 कहते हैं। PT2 लिमिटेड टू द टेस्टिस है, वही वाली बात ऊपर वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन ऊपर 1 में नहीं थी, 2 में लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन है। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसमें क्या क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी इन्वॉल्व हो गई है और ट्यूनिका वेजाइनलिस, दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो गई है। बोथ। ठीक है ना। अच्छा, 3 अगर वो इन्वॉल्व करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को विद और विदाउट लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन। 4 अगर वो स्क्रोटम को इन्वॉल्व करता है विद और विदाउट लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन, तो ये PTNM स्टेजिंग है। अब लिम्फ नोड स्टेजिंग हम देखेंगे। ठीक है, नोडल इन्वॉल्वमेंट देखें, N1 है,
N2 है और N3 है, ठीक है। N1 क्या है, लिम्फ नोड मास लेस देन और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर मल्टीपल लिम्फ नोड मासेस हैं तो उनमें से कोई भी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर नहीं हो, इसको हम N1 कहेंगे। N2 क्या है, लिम्फ नोड मास ग्रेटर देन 2 to 5 सेंटीमीटर, मल्टीपल है तो ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो N3 है, लिम्फ नोड मास ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। देखें N3 लिम्फ नोड मास ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, लेकिन N2 मल्टीपल लिम्फ नोड मासेस नन शुड बी ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे नन है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे नन शुड बी 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी हो गया अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में M0 नो मेटास्टेसिस, M1 मेटास्टेसिस टू नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स और पल्मोनरी मेटास्टेसिस, ठीक है। M2 क्या है, नॉन पल्मोनरी विजरल मेटास्टेसिस हो तो M3 होगा, ठीक है ना। अब देखें लेब से जो हमारी जो होती है ना, लेब से स्टेजिंग आती है। जब हमें स्टेजिंग मिलती है तो हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप भी मिलती है, ठीक है। अब देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें अगर सेमिनोमा है या फिर नॉन सेमिनोमेटस है, ठीक है। देखें अगर 1A 1B 2A 2B है तो हम देखें हमने ऑलरेडी ट्यूमर तो रिमूव करके उधर भेज दिया था। अब रेट्रोपेरिटोनियल जो लिम्फ नोड्स हैं उनके लिए हम रेडियोथेरेपी देंगे क्योंकि सेमिनोमा इज़ रेडियो सेंसिटिव। और हम अगर नॉन सेमिनोमेटस है तो हम रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब अगर 2C3 या 1S है, अब ये 1S क्या है, 1S इज़ इंक्रीज्ड सीरम मार्कर्स, ठीक है ना। तो एडवांस यानी कि 2C3 और 1S मैंने कहा इंक्रीज्ड सीरम ट्यूमर, एस से सीरम ट्यूमर मार्कर्स। देखें अगर ट्यूमर रिमूव हो चुका है, ठीक है, ट्यूमर क्या हुआ है, ट्यूमर रिमूव हो चुका है, यानी कि ट्यूमर नेगेटिव मतलब ट्यूमर रिमूव हो गया है और स्टिल ट्यूमर मार्कर्स आर रेज्ड, तो ये क्या है, ये एक एविडेंस है। कैसा एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस है कि ट्यूमर देयर इज़ ट्यूमर इनसाइड द बॉडी। या तो मेट्स की फॉर्म में ये ट्यूमर होगा या फिर रिकरेंस की फॉर्म में ये ट्यूमर होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें एडवांस केस में 2C3 या 1S में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में, एडवांस केसेस में, यानी कि 2C3 और 1 सीरम मार्कर्स रेज्ड हैं, पूरी बॉडी में सीरम मार्कर्स हैं, तो इट शोज़ कि देयर इज़ ट्यूमर इन द बॉडी और जनरलाइज, ठीक है। तो इस केस में हम सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा नहीं देखते, हम डायरेक्ट दोनों के केस में कीमोथेरेपी देंगे और इधर भी कीमोथेरेपी देंगे, ठीक है, ठीक है ना। देखें कभी कभी जो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर है, कीमोथेरेपी के बाद रेजिडुअल मास रह जाता है इन द रेट्रोपेरिटोनियम, तो हमने वो रेट्रोपेरिटोनियल रेजिडुअल मास निकालना होता है। इसीलिए फिर स्पेशली नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर में हम अगेन कीमोथेरेपी के साथ प्लस माइनस रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन करते हैं, ठीक है ना, लिम्फ नोड डायसेक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब कीमोथेरेपी के लिए हम कौन सी ड्रग्स देंगे, BEC, ठीक है, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड, सिस्प्लाटिन देंगे। कितने साइकिल्स देंगे, 6 साइकिल्स देंगे। देखें जैसे हमने ब्रेस्ट में 6 साइकिल्स दिए थे, ठीक है ना। तो ये निमोनिक आपने याद रखना है। और इसमें भी हम क्या देते हैं, 6 साइकिल्स देते हैं, 6 साइकिल्स, ठीक है ना। देखें एक और क्वेश्चन पूछते हैं जिसको क्या कहते हैं, ITGCN, ठीक है ना। ITGCN इज इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया, ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज टेस्टिकुलर कार्सिनोमा इन सिटू इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया, ठीक है ना। दिस इज प्री इन्वेसिव प्रिकर्सर ऑफ जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस ऑल एक्सेप्ट 3। कौन से 3, सिट, SYT सिट, ठीक है, स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा, यॉर्क सेक ट्यूमर और टेराटोमा आपने याद रखना है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ITGCN के, मैंने कहा था ना कि ITGCN क्या है, इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया,
तो हिस्ट्री ऑफ जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है, एक्स्ट्रा नोडल जर्म सेल ट्यूमर, क्रिप्टोर्चिडिज्म, इनफर्टिलिटी, एट्रोफिक बायलैटरल टेस्टिस, एट्रोफिक कंट्रालैटरल टेस्टिस, सोमेटोसेक्सुअल एम्बिग्विटी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं किसके लिए, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं किसके लिए, ITGCN के लिए, इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया। देखिए इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया होती है ना, ये डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज होती है, डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज होती है। वाई? क्योंकि अगर आप पल्पेशन करेंगे ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पल्पेशन करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? टेस्टीज जो होती हैं वो नॉर्मल लुक होती हैं, ठीक है, या फिर एट्रोफिक होती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ट्यूमर मार्कर्स में भी नॉर्मल आपको मिलेगा सब कुछ, और अल्ट्रासाउंड में भी आपको सब कुछ नॉर्मल मिलेगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी नॉर्मल मिलेगा, ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल। तो इसका क्या हाल है, किस तरह हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं? तो याद रखें, बायोप्सी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ITGCN, ठीक है ना। इसको आपने टेस्टिकुलर ट्यूमर के साथ कंपेयर नहीं करना जिसमें हमने बायोप्सी की बात की थी थ्रू स्क्रोटम, ठीक है। ठीक है ना। तो देखें ITGCN एक कार्सिनोमा C2 है, ठीक है ना। तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? या तो हम ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे पेशेंट को, या रेडियोथेरेपी से, या फिर ऑर्किडेक्टमी करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन, रेडियोथेरेपी या फिर ऑर्किडेक्टमी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कार्सिनोमा ऑफ द स्क्रोटम। इसको चिमनी स्वीप कार्सिनोमा बोलते हैं। देखिए 5th और 6th डिकेड में ये होते हैं, ठीक है। तंदूरी रोटी और भट्टी के पास, तंदूर के बाहर रहने वाले लोगों में ये कॉमन होता है। वहाँ पे इनको ना टार और सूट हाइड्रोकार्बन का एक्सपोजर होता है। टार सूट हाइड्रोकार्बन का एक्सपोजर जब एक्सपोजर होता है तो स्किन में क्या होता है, स्क्रोटल स्किन में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। याद रखें मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप क्या है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। देखिए ऐसे पेशेंट्स आपके पास आएंगे, एक अल्सर को लेके आएंगे स्क्रोटम पे, और जो है इस अल्सर का इंड्यूरेटेड बेस होगा और इवर्टेड मार्जिन्स होंगे। देखिए इवर्टेड मार्जिन्स होंगे ऐसे, और इंड्यूरेटेड बेस होगा। लिम्फ नोड कहाँ ड्रेनेज करता है स्क्रोटल, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स तक जाएगा। इसके बारे में हमारे पास पूरी वीडियो मौजूद है, ठीक है। डायग्नोसिस बायोप्सी करेंगे इसकी, बायोप्सी करके फिर हम फिर इसको डायग्नोस करेंगे। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है तो इसकी वाइड लोकल एक्सीजन करेंगे विद 2 सेंटीमीटर मार्जिन्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट पेनिस एंड स्क्रोटम।